देखो ये जो आज का हमारा सेशन है ये बेसिकली वही जो लास्ट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो सेशन था इसी की कंटिन्यूएशन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा था कि तीन चीज़ें होती हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल फाइनेंसिंग। इसमें इंपॉर्टेंट होता है करंट अकाउंट। और अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया इट मीन्स कि हमारी जो पेबल्स हैं, जो हमारी पेमेंट है वो ज़्यादा करनी है बनस्बत हमारे रिसीवेबल्स है। यही करंट अकाउंट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। तो रनिंग अ डेफिसिट मीन्स देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ डिमांड। नेट आउटफ्लो की बात कर रहा है वर्सेस द इनकम। यही बात हमने ऊपर की। तो जब हमारी पेमेंट्स बढ़ जाएंगी तो हमारा करंट अकाउंट किस में आ जाएगा? डेफिसिट में आ जाएगा। अब इस डेफिसिट के कॉजेज क्या हैं ये देखना है। तो अगर मैं मेनली इसको ज़रा जल्दी से इसको मैं गो थ्रू करूँ तो ये हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। तो इतना तो इलास्टिसिटी वगैरह तो हमने माइक्रो में पढ़ा था, इससे रिलेट कीजिएगा इसको। ये चीज़ देख लो, डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। अगर किसी कंट्री में इम्पोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे माल जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर बाहर मुल्कों से तो जब इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पेमेंट्स हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, पेबल ज़्यादा हो जाएगा और उसके नतीजे में रिसीवेबल हमारा कम रहेगा। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल। मीन्स हमारी होम इंडस्ट्री जो है, मेड इन पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी जो होम इंडस्ट्री है वो सिक चल रही है, वहाँ पे प्रोडक्शन है ही नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं है तो लोकल डिमांड को भी मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकल डिमांड को भी मीट करने के लिए अल्टीमेटली हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इससे भी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा ही होगा बनिस्बत बढ़ने के। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस। ये कमोडिटी प्राइसेस जो होती हैं इसको रिलेट करें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन मीन्स डॉलर जो है वो महंगा हो गया, बढ़ गया। अब जब डॉलर महंगा हो गया तो हमारे जो इंपोर्ट वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पेमेंट तो बाद में करनी होती है, लेकिन सिस्टम ऐसा होता है कि पेमेंट हम बाद वाले रेट पे करेंगे। तो अगर कोई चीज़ लेट सपोज $120 के हिसाब से पेमेंट करनी होती है, वो आगे जाके $150 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारी रुपी आउटफ्लो भी क्या हो जाएगा? रुपी आउटफ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी पेमेंट पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाएगा। अब जनाब मसला ये आता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्यों है, तो हमने देख लिया। अब ऐसा क्या करें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, अच्छा हो जाए या मिनिमम हो जाए। जहाँ मिलियंस देने हो वहाँ 100,000 दे दें, या जहाँ बिलियंस देने हैं वहाँ मिलियंस देने पड़ जाएं। तो उनके करेक्टिव मेजर्स के लिए दो तरीके हैं। एक तो मॉनेटरी मेजर्स और एक है नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स मीन्स कुछ रुपए पैसों की कदर कीमत में अप एंड डाउन करने के बाद कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और इंपोर्ट्स कम हो जाएं, या इंपोर्ट्स में जो है वो डॉलर का या एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट कम हो जाए। इस चीज़ों से हम अपने अकाउंट को डेफिसिट होने से बचा सकते हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए मॉनेटरी मेजर्स में नंबर 1 है हमारे पास एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से कौन नहीं वाकिफ? डेप्रिसिएशन मीन्स वही वैल्यू की कमी। तो वो जनरली जो हम बताते हैं, तो एक्सचेंज रेट का डेप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या कर दी जाए, उसकी कदर कीमत में कमी की जाए ताकि हमारा जो एक्सचेंज रेट वो डेप्रिशिएट हो जाए। अच्छा, ये एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली वो हम अपने पार्ट पे देख रहे हैं। हम अपने पार्ट पे देख रहे हैं मीन्स हमारी
पैसों की, रुपी की वैल्यू कम हुई है, इट मीन्स डॉलर क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया है, बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे बाय ग्राफ वगैरह। if there is a depreciation in the exchange rate, if there is a depreciation in the exchange rate, then the particular country will experience a fall in the foreign price of its exports. Fall in the price of exports. It will more appear competitive and therefore there will be a rise in quantity of exports. सिचुएशन ये होगी, इसको रिवर्स अगर हम इस तरह देखें कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपकी जो इंपोर्ट्स होंगी वो और कॉस्टली होती जाएंगी। जब आपकी इंपोर्ट्स कॉस्टली होती जाएंगी तो आपके यहाँ पे जो लोकल सप्लायर हैं वो अब माल ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब माल ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। जब पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा, तो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दिस इज हाउ करंट अकाउंट डेफिसिट इज कंट्रोल्ड थ्रू द एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। अब इस एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन किस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने में मदद देता है, इसके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे कहा जाता है जे कर्व। यहाँ पे देखिएगा जरा, J curve is an interesting continuation of one of the combative strategies. Combative strategies means as a solution to a current account deficit. J curve is a solution for current account deficit to show. अब J curve shows how in the short run the deficit may get worse before improving. This is very important. कि जब हम ये हरकत करते हैं ना एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की, जब हम ये हरकत एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की करते हैं तो हालात एकदम से सही नहीं हो जाते। पहले तो होते हैं डेफिसिट में गेट वर्स बिफोर इम्प्रूविंग। दिस इज द की कि आपका जो डेफिसिट है पहले बहुत ही खराब सिचुएशन में जाएगा फिर अच्छा होगा। क्या मतलब है इसका, इसको जरा ग्राफ से आगे समझते हैं। अब देखिए ये जे कर्व को नाम से जाहिर हो रहा है जे, तो ये जे यही है हमारे पास जे, लेकिन ये बचपन में तुम लोगों ने जैसे बनाया होगा शुरू में एबीसीडी लिखना, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये वाला जे यू है। दिस इज कॉल्ड एज जे कर्व। अब जरा यहाँ पे गौर करें इस इलस्ट्रेशन पे कि दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग सरप्लस दैट इज पॉजिटिव, ये हमारा करंट अकाउंट सरप्लस शो कर रहा है, एंड दिस एरिया इज शोइंग डेफिसिट। तो अभी हम इस पॉइंट पे हैं, हमारी इकोनॉमी इतने डेफिसिट पे है, ठीक है, और जो ये लाइन शो कर रही है कि डेफिसिट के बाद हम पॉजिटिव जा रहे हैं, तो डेफिसिट के बाद पॉजिटिव तो जा रहे हैं लेकिन डेफिसिट अभी भी चल रहा है। और फिर ये टाइम पीरियड लेट्स सपोज दिस इज T1 और दिस इज टाइम पीरियड T2। अब हमारी इकोनॉमी जो है देखें जरा गौर से, इट इज गोइंग अपवर्ड्स आफ्टर T2। तो यहाँ तक तो जो हमारे हालात थे वो बुरे रहे, और अगर मैं ये देखूं ये जो सिचुएशन है ये तो और ही खराब हो गई क्योंकि हमारा डेफिसिट और बढ़ गया इस एरिया में। दिस इज द मोर डेफिसिट एरिया। तो हालात सही होने से पहले देखें ज्यादा हालात खराब हुए। बिल्कुल इसकी एग्जांपल इस तरह है, आपने सुना होगा कि जब दिया बुझता है तो बुझने से पहले एक दफा ज्यादा रोशनी देता है, टमटमाता है। या अगर कोई इस तरह एग्जांपल ली जाए कि भाई अल्लाह माफ़ करे ऐसे एग्जांपल देनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अब रेलिवेंट हो गई है इससे कि सख्त तबीयत ख़राब थी किसी की और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सही हुआ, उसके बाद अचानक उसकी
डेथ की खबर आ गई। तो बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है कि सही होने से पहले पहले एक दफ़ा दोबारा इसकी डेफिसिट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। है क्या असल में वजह, वाई इट इज़ द रीज़न। अब यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली क्या हुआ, इस एरिया के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का दौरा चला। जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी चली, यानी कि अब इस पीरियड में आपका डॉलर और महंगा हो जाएगा बनिस्बत आपकी करेंसी के। तो इस पीरियड में जो कि पहले से इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे, उनकी पेमेंट और ज़्यादा हुई होगी। तो जब पेमेंट ज़्यादा होगी मीन्स मोर फॉरेन रिजर्व विल बी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो ये एरिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे डॉलर थोड़े अरसे के लिए ज़्यादा महंगा हुआ और उसकी वजह से हमारी पेमेंट ज़्यादा जाने लगी। फिर जब डॉलर महंगा हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डॉलर जब महंगा हो गया, उसके बाद फिर लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट्स पे कमी आई। जब इंपोर्ट्स में कमी आई तो पेमेंट में कमी आई, और जब पेमेंट में कमी आई तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से अब इम्प्रूव करने लगा, और ये बिल आखिरकार किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। दैट इज द रीज़न कि ये जे कर्व इज शोइंग कि मोर इंटेंसिव वर्स हालात, उसके बाद फिर हमारी डेप्रिसिएशन के बाद हालात सही होना शुरू हो गए। इट इज़ ऑल डिस्क्राइब्ड इन दिस। तो आप फिर इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, ये मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन इसी पे ये बेस कर रही है। अच्छा जी, अब जो दूसरा मॉनेटरी मेजर है वो है डिफ्लेशन। देखिए डिफ्लेशन किस चीज़ को शो कर रहा है, डिफ्लेशन इज द रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे तो किसी भी इकोनॉमी में ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये एक सोल्यूशन दिया गया है, इकोनॉमिक्स ने ये सोल्यूशन दिया है कि आप क्या करें, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस का बढ़ना, तो डिफ्लेशन मीन्स प्राइसेस का कम होना। तो हम अपनी कंट्री में क्या करें, ब्रिंग डाउन द प्राइस लेवल डोमेस्टिकली। हम अपनी कंट्री में चीज़ों की प्राइसेस को कम करें। जब चीज़ों की प्राइसेस कम होंगी तो लोग मेड इन पाकिस्तान वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, एक बात। और वो चीज़ें लोकली फिर प्रोड्यूस होंगी क्योंकि प्राइसेस इनपुट्स वगैरह की कम हो गई हैं। तो जब ये चीज़ आ जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी, तो लोकली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी से नो टू इम्पोर्ट्स। फिर इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन आ गई, मेड इन पाकिस्तान वाली। लेकिन डिफ्लेशन वही एक क्वेश्चनेबल वो है, स्ट्रेटजी है, इतना एप्लीकेबल नहीं हो सकती। फिर है एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल मीन्स डॉलर को इतना बढ़ने से रोक दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, एक खास हद तक कंट्रोल कर लिया जाए ताकि हमारी इंपोर्ट्स पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े। इसको ज़रा रिलेट करें सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर से। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को वो करना चाहती है कंट्रोल, तो वो क्या करेगी, लोगों से या एक्सपोर्टर से पैसा हासिल कर लेगी। कैसे, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज ईटीसी जो हमने पढ़ा था। इससे क्या होगा, अगर फॉरेन बॉन्ड्स, फॉरेन सिक्योरिटीज सेल करेगी, तो वो एक्सपोर्टर्स अगर खरीदते हैं एज अ रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ द मनी, तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक के पास आ जाएगा, रिजर्व बैंक के पास आ जाएंगे, उससे वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट नहीं कर पाएंगे मीन्स हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो पाकिस्तान में रह जाएगा, और हमारी उसके बाद उस फॉरेन रिजर्व से पेमेंट तो हो ही सकती है, और उसके बाद एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो जाएगा। सो दीज आर द सम मॉनेटरी मेजर्स। अब हम आते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स पे। नॉन मॉनेटरी मेजर्स जिसमें पैसा एक्सचेंज कंट्रोल वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। नंबर वन, टैरिफ्स।
कोटास, ये दो बातें एक जैसी हैं। कोटा में तो हमने क्या किया, लिमिट फिक्स कर दी कि आप इस प्रोडक्ट की इससे ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स डिक्रीजेज द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक है जी, अब इंपोर्ट्स नहीं करेंगे इससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा पेमेंट भी नहीं हो पाएगी, दैट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। टैरिफ में क्या है, ड्यूटी लगा दो ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट ड्यूटी का आपने सुना होगा, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी कर दी, इंपोर्टेड कार्स नहीं आ सकती। तो इसी वजह से कि ज़्यादा इंपोर्ट ना हो तो हम ज़्यादा ड्यूटीज प्लेस कर देते हैं, 200% किसी पे इंपोर्ट ड्यूटी आ जाती है ताकि लोग वो चीज़ें इंपोर्ट ही ना करें, तो दैट इज नोन एज टैरिफ्स। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन, साथ साथ हमें इंपोर्ट्स कम नहीं करनी है, हमें क्या करना है, साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। तो एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ेंगी, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं लोकली, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन बनती नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ इनकी इफेक्टिव मार्केटिंग करें। ये मार्केटिंग कैसे होगी, थ्रू एक्सपो जो लगता है हमारे यहाँ। इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकग्निशन आएगी और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिलेंगे, और उसके बाद जो है हमारी करंट अकाउंट का डेफिसिट भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करनी है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स जो मंगवा रहे हो उसको पाकिस्तान में बनाओ, दैट इज मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लाना है ताकि उससे लोकल डिमांड भी मीट हो सके। अब इसमें देखें ये सब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, इसमें कोई मॉनेटरी मेजर्स इन्वॉल्व नहीं है। सो दीज आर द सम नॉन मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब एक चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है हमारे करंट अकाउंट की। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट इन पाकिस्तान, या करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या रीज़न है, क्यों है, ये देख लें। ये बस एक जस्ट रीडिंग वाली कहानी है, बाकी सारी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर वन इज नैरो एक्सपोर्ट बेस। जब हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रिसीवेबल नहीं होगा, रिसीवेबल नहीं होगा तो पेबल ही पेबल होगा। कंजम्पशन, हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, इंपोर्टेड गुड्स पहनने हैं, इंपोर्टेड ये करना है, इंपोर्टेड ये करना है। तो इंपोर्ट्स में ज़्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, ज़्यादातर इंपोर्ट्स पे है तो इंपोर्ट्स पे हमारी पेमेंट भी ज़्यादा होगी। लैक ऑफ ऑटोमेटेड मशीनरी, मैकेनाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर कोई एक हुकूमत कोई पॉलिसीज लेके आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो नेक्स्ट हुकूमत उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करती, उसको मना कर देती है। हालांकि अगर देखा जाए इन द लॉन्ग टर्म तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, लेकिन हमारे यहाँ ये एक बड़ा एक मसला है। फिर फॉरेन डेट, फॉरेन डेट मीन्स हमने अपने इसी करंट अकाउंट को डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए लोन लिए हुए होते हैं। अच्छा, अब कोई आमदनी होती भी है तो हम इन्हीं लोन की रीपेमेंट कर देते हैं, तो वो और हमारा क्या होता है, चक्कर घूमता रहता है और हम मजीद डेफिसिट में चले जाते हैं। अब जनाब इस पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे सही किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनके स्किल्स की यूटिलाइजेशन ज़रूरी है, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, हैंडमेड प्रोडक्ट से जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे तो एक्सपोर्ट्स भी हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के लिए टैरिफ मीन्स एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ कम की जाएँ, सब्सिडीज दी जाएँ, ये सारी बातें। जॉइंट वेंचर्स, चले हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप क्या करें, दूसरों पे डिपेंड ना करें, आप दूसरों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करें, दैट इज पार्टनरशिप करें। और ये होता है कि भाई अगर चाइना ने आपके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है तो आपके अपने लोग जो होंगे वो चाइना से पहले तो उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह सीखेंगे, फिर वो जो हमारे लोग हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को आगे फॉरवर्ड करेंगे,
इस तरह वो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी और इन द एंड पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। कंट्रोल इंपोर्ट्स की बहुत बात कर चुके कि पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट्स पे बहुत कंट्रोल करना है। इमोरल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं अनबुक्ड अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, जैसे कि स्मगलिंग वगैरह। इसमें बहुत सारा पैसा विदाउट बैंकिंग चैनल मूव हो जाता है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आता, हमारे रिकॉर्ड में नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे ये जो कैलकुलेशंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ये भी इम्पैक्ट आ जाती है। तो इमोरल एक्टिविटीज़ को भी क्या करना है, काबू में करना है थ्रू गवर्नमेंट एक्शंस। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, इन्वर्स जे कर्व। अब देखें नाम से जाहिर हो रहा है जे कर्व क्या है, इन्वर्स है, उल्टा है ये रहा। अब आप खुद ही सोचें, अगर सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, अगर दो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और यूएसए, वैसे होता तो नहीं है लेकिन अब कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान अपना ट्रेड डेफिसिट सही करने के लिए क्या करता है, ये प्लस ये माइनस जे कर्व बनाता है, ठीक है। तो इसका ट्रेड डेफिसिट जब सही होगा, एक सही होगा तो दूसरा तो खराब होगा ना ट्रेड डेफिसिट। मीन्स अब वो उससे इंपोर्ट हम नहीं करेंगे तो उसकी एक्सपोर्ट्स असरअंदाज होंगी। पाकिस्तान यूएसए से इंपोर्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान की यूएसए से इंपोर्ट विल बी यूएसए की एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा तो यूएसए एक्सपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा इसका मतलब इसको फॉरेन रिजर्व्स अब नहीं मिलेंगे, फॉरेन रिजर्व नहीं मिलेंगे तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा या करंट अकाउंट थोड़ा सा डेफिसिट में चला जाएगा। तो उसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी, मतलब अब वो अच्छा भला होने से बुरे की तरफ चला जाएगा। प्लस में था, अब पाकिस्तान के मना करने के बाद माइनस में चला गया। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ जे कर्व, कि अगर एक कंट्री जे कर्व के थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के थ्रू अपना करंट अकाउंट सरप्लस में लेके जा रही है तो दूसरा जो है उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि उसका डेफिसिट की तरफ जाएगा, लेकिन डेफिसिट की तरफ ना जाने पाए इसलिए वो यूएसए या वो कंट्री क्या ट्राई करेगा, अटेम्प्टिंग टू रीबैलेंस अ करंट अकाउंट सरप्लस। रीबैलेंस मीन्स, अब इसका देखो ये वाला जो हिस्सा है ये टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज को ढूंढेगा कि जो उससे एक्सपोर्ट कर ले और कोशिश करेगा वो मैक्सिमम यहाँ तक रहे, ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम अटेन ना हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जे कर्व इनवर्स। इसको पढ़ लीजिएगा तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल।